और अब बात बांग्लादेश की करते हैं। लगातार हालात चिंताजनक हैं। वहां पर हिंदुओं पर हिंसा जारी है। एक और हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया है। हिंदू शिक्षक के घर पर उपद्रवियों ने आग लगाई है। शिक्षक वीरेंद्र कुमार के घर कट्टरपंथियों का हमला। शिक्षक वीरेंद्र कुमार के घर पहले भी हमला हुआ था। एक और हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश, जहां अल्पसंख्यक होना अब एक सजा जैसा बनता जा रहा है, जहां पहचान के नाम पर घर जलाए जा रहे हैं और डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं हिंदू परिवार। ताजा मामला सामने आया है सिलहट जिले के गोमाइन घाट से, जहां बहोर गांव में रहने वाले हिंदू शिक्षक वीरेंद्र कुमार डे, जिन्हें पूरा इलाका झुनू सर के नाम से जानता था, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया। रात के अंधेरे में उपद्रवियों ने घर को निशाना बनाया है। लपटों में संपत्ति खाक हो गई है। गनीमत बस इतनी रही कि परिवार में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सब जान बचाकर बाहर निकल गए। ये कोई पहली घटना नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक झुनू सर के घर पर पहले भी हमले हुए हैं और हर बार दहशत बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा नहीं बढ़ी। आज सिलहट के हिंदू परिवार पूछ रहे हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सिर्फ बयान भर बनकर रह गई है? ये सिर्फ एक घर पर हमला नहीं है, अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर हमला है। और अगर अब भी इस के खिलाफ आवाज नहीं उठी तो अगला घर, अगला परिवार किसका होगा? तो बांग्लादेश में एक और परिवार को निशाना बनाया गया है। जब हिंदू परिवार जो हैं वो लगातार वहाँ खतरे में हैं, पहचान के नाम पर घर जलाए जा रहे हैं, लोग डर के साए में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। अभी ताज़ा मामला हमने आपको बताया, जहां सिलहट जिले के गोवाइन घाट में बहोर गांव में रहने वाले हिंदू शिक्षक वीरेंद्र कुमार डे, जिन्हें पूरा इलाका झुनू सर के नाम से जानता था, उनके घर को आग के हवाले कर दिया है। रात के अंधेरे में उपद्रवियों ने घर को निशाना बनाया है। लपटों में संपत्ति खाक हो गई है। गनीमत बस इतनी रही कि परिवार में किसी की जान नहीं गई। ये कोई पहली घटना नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक झुनू सर के घर पर पहले भी हमले हो चुके हैं और हर बार दहशत बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा नहीं बढ़ी। आज सिलहट के हिंदू परिवार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सिर्फ बयान भर बनकर रह गई है? ये सिर्फ एक घर पर हमला नहीं है, अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर हमला है। और अगर अब भी आवाज नहीं उठी तो अगला घर, अगला परिवार कौन होगा, ये कोई नहीं जानता। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। हम तारीख दर तारीख आपको बताएंगे कि कैसे ये वाकयात हुए हैं। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या होती है। 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या होती है। 29 दिसंबर को ब्रिजेंद्र बिस्वास को मौत के घाट उतारा जाता है। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास इस दुनिया में नहीं रहते हैं। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी के साथ हैवानियत होती है। 5 जनवरी को शरद चक्रवर्ती मणि, 8 जनवरी को जॉय महापात्रा, 12 जनवरी को समीर कुमार दास, 15 जनवरी को सिलहट में हिंदू शिक्षक का घर जलाया गया। इस फेहरिस्त से समझिए आप कि कितना बड़ा खतरा इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्रुति दास गुप्ता जी, आप ही से मैं शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार देखिए अब पूरी फहरिस्त मैंने गिनवाई और ये बड़ी दुखद बात है कि ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम हालातों के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हालात और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। आपने ये सही कहा। और ये आने वाले इलेक्शंस में मुझे लगता है जब तक इलेक्शन हो के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, ये जो हालात हैं ये सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस वक्त जो इंटरिम रजीम जो वहाँ सत्ता धारण करके बैठी हुई है, जो इलीगल गवर्नमेंट यूनिट सरकार चला रही है वहाँ पे, वो इन सब चीज़ों को कम्युनल एंगल से देखती ही नहीं है। उनका व्यवहार जो है इन सब हादसों को लेकर यही है कि फालतू में कम्युनलाइज किया जा रहा है, ऐसे उनका कहना है। इनफैक्ट 13 जनवरी को उन्होंने यूएन के अंदर जाके ये भी मांगा है कि आप आके हमें हेल्प करिए डिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट करने के लिए। मतलब उनका कहना ये है कि जितनी ये सारी हरकतें हो रही हैं, इसके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम या कोई जात पात का बैर या किसी इस तरह का एंगल ही नहीं है। अब आप जैसे हमने ये वीरेंद्र जी के घर की बात करी, ये पहली बार नहीं दूसरी बार उनका घर जलाया गया है पिछले कुछ महीनों के अंदर।
उसी जगह पे एक और टीचर का घर जलाया गया, और वो आके सामने कहते हैं कि जो है मेरा तो शॉर्ट सर्किट से घर जल गया। जॉय महापात्रा करके एक लड़के ने पॉइजन खा लिया या खिला दिया गया, उनकी मृत्यु होती है तो बोला जाता है नहीं, ये पैसे के लेन देन को लेकर उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया गया। अगर कोई और चीज आती है सामने तो इसको किसी तरह से जस्टिफाई करके, इसका कोई अलग सा एंगल बना के उसको एक क्रिमिनल केस की तरफ ले जाया जाता है या सुसाइड केस की तरफ ले जाया जाता है, जबकि उसकी असलियत यही है कि इतना प्रेशर बना दिया गया है वहां पे, और वहाँ की लोग जो है वहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है, हिंदुओं का या नॉन मुस्लिम लोगों का अगर मैं कहूँ तो। और उसके आगे अगर एक कदम और जाऊं तो मैं ये कहूंगी कि पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं, वहां आर्मी के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इन चीजों पे एक्शन लिया जिस तरह से लिया जाना चाहिए बांग्लादेश के लॉस के अंतर्गत रहते हुए, तो ये लोग उनके परिवारों पर भी आके अटैक करेंगे। जैसे अभी जो अगस्त 24 के जो उन्होंने राइट्स के बाद पुलिस पे अटैक करना शुरू किया था कि उनको छुपना पड़ गया था अपने अपने घरों में। लिंचिंग हो गई थी सब इंस्पेक्टर की, एक हिंदू सब इंस्पेक्टर की, जिसका छाती पीट के अभी भी बात करते हैं वो लोग, जी। जमाते इस्लामी के लोग। तो ये चीज खत्म नहीं होने वाली है, इसको हमेशा एंगल बदल के प्रेजेंट किया जाएगा। जब तक असली सरकार सत्ता में नहीं आएगी तब तक इसके अंदर मुझे कोई आशा की किरण नहीं नजर आती। विनोद दत्ता जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी हमने सुना श्रुति दास गुप्ता जी को भी, जो ये कह रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं का एंगल बदल दिया जा रहा है, उनको क्रिमिनल केस बना दिया जा रहा है, और उसके बाद ये फहरिस्त इतनी लंबी होती चली जा रही है कि वहाँ बदलाव की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। श्रुति जी ने बड़े विस्तार से और तफसील से ये समझाया कि भाई किस तरह से वहाँ अत्याचार किए जा रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि साहब, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, और हम विश्व के एक सबसे बड़े हिंदू देश में रह रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत ने उसकी सरकार को चेतावनी तो कई बार दी है, लेकिन चिंता कई बार जताई है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और आज देखिए, अगर हम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की बात करते हैं कि साहब जहाँ भी डेमोक्रेसी कहीं खतरे में होगी तो अमेरिका इंटरवीन करेगा, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन की बात करते हैं कि साहब यहाँ कम्युनिस्ट सरकार या कम्युनिज्म पे कहीं खतरा आएगा तो रशिया या ऑस्ट्रेलिया यूएसएसआर इंटरवीन करेगा। लेकिन हम सनातन की इतनी बात करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का जिस तरह से वहाँ कत्ल हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ बच्चों के साथ बर्बरता हो रही है, मुझे लगता है कि भारत की सरकार को चेतावनी और चिंता और चिंतन से थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए। आजकल हमारे पास इस तरह के, देखिए हमने वार्निंग काफी दे दी, पाकिस्तान को कोई एक्शन नहीं लिया, तो एक्शन अब हमें ही लेना पड़ेगा। आप देखिए, इजराइल कहीं डोजियर सबमिट नहीं करता, बहुत छोटा सा देश है, 90 लाख की आबादी है, हरियाणा से छोटा देश है, और हम केवल चिंता और चिंतन में ही रहते हैं। अगर इसी तरह हिंदुओं का वहां कत्लेआम होता रहेगा, आप देखिए 1971 में मेरे पिता उस युद्ध में थे, वो बताते थे कि साहब किस तरह की बर्बरता की गई थी। 30 लाख से अधिक महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया गया था, और जब वो सैनिक वहां पहुंचे तो जो बंकर थे, खाइयां थी, खंदक थे, जो ट्रेंचेस थी, वहां इस तरह शव मिले थे महिलाओं के साथ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला है, बड़ी अपडेट। रुझानों में अब तक 120 सीटों पर बढ़त, अभी तक हम देख रहे थे 108 सीटों पर बढ़त की खबर मिल रही थी। 29 में से 20 निकायों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा सर आप प्लीज, विनोद दत्ता जी। तो मैं ये कह रहा था कि साहब, अगर हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते अपने पड़ोसी मुल्क में, आप ये देखिए इजराइल एंटबी में, युगांडा में एक ऑपरेशन करता है 2000 किलोमीटर, और 45 मिनट में वो ऑपरेशन वाइंड अप हो जाता है, और अपने जो बंधक उन्होंने बना रखे थे उनको वहां से निकाल के ले आता है। तो हमें चाहिए कि आज हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह का असला है, इस तरह की एक स्टेबल सरकार है, और जो डिसीजन ले सकती है। और अगर आपको ये पता लग जाता है कि साहब देखिए, इसमें तो जमाते इस्लामी, जैसे श्रुति जी ने बताया कि साहब वो कभी उसको जहर खाना बता देते हैं, कभी सुसाइड दिखा देते हैं, कभी कुछ और दिखा देते हैं,
और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट उनको ट्रैक करके उनका खात्मा किया जा सकता है। ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होगी। इसे मैं इंटरफेरेंस नहीं कहूंगा, जी। इसे मैं कहूंगा कि साहब मानव अधिकारों की ने की है और भारत का इतिहास गवाह है। ठीक है। हमने हमेशा लोगों को, देखिए आप कृष्ण जी ने शिशुपाल को कितनी बार माफ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम 100वीं बार गलती करोगे तो तुम्हारा जो सिर है वो धड़ से अलग कर दूंगा मैं, और वही हुआ। तो अब ये समय आ गया है कि हमें मतलब वहां के लोगों को, मतलब सबसे पहले तो वो इंसान है, बाद में कोई आदमी हिंदू या और किसी धर्म से उसको जोड़ा जा सकता है। जी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा। हमारे पास एक इतनी बढ़िया, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरह से प्रिसिशन से हमने केवल आतंकवादियों को, घर की दीवार मतलब उसमें दरार नहीं आई। तो जब हमारे पास इस तरह की सशस्त्र सेनाएं हैं तो हम क्यों नहीं ऐसे राक्षसों का वध कर सकते, और जो हमारे हिंदू हैं जी। या कोई भी धर्म से कोई रिलेटेड हो उसकी रक्षा हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी, जिस तरीके से अभी सर भी कह रहे हैं, विनोद दत्ता जी भी, कि अभी चिंतन गहन होना चाहिए, अब चिंता से बात नहीं बनेगी, अब एक एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए। जी जी बिल्कुल। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखिए, कहा जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और वहां पर जो मौन होता है, उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं होता। निश्चित रूप से विनोद जी ने बहुत सुंदर बात कही है। और चिंतन और अब बातें करने का समय नहीं है, चिंतन और चिंता का समय नहीं है, एक्शन का समय है। कभी भी ये भारत या जो सनातनी रहे हैं उनकी एक पहचान रही है, वो कभी भी वो क्रिया की प्रतिक्रिया तो करते हैं, कभी वो पहल नहीं करते हैं, परंतु अब तो बहुत हो चुका। देखिए, जो सिलहट में जो वीरेंद्र कुमार थे, उनका घर नहीं जला, समझ लीजिए, एक उसे सिर्फ हिंदू होने की सजा दी गई है। वहां कोई विवाद नहीं था, उन्होंने कोई, और ये तो एक ऐतिहासिक पैटर्न है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो इतिहास का पैटर्न उठा के देख लीजिए, 1947 से लेकर आज तक हर बार हिंदू भरोसा करता रहा, चाहे फिर पहले पाकिस्तान में जला, फिर बांग्लादेश में जला, आज सिलहट में जल रहा है, अभी तो भारत में भी आग पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से आज एक्शन लेने का एक समय है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल समय आ गया, परंतु बहुत लेट हो चुके हैं। कितनी, आप अभी कुछ घटनाएं गिनवा रही थी, कुछ घटनाओं की बात नहीं, ये तो ऐतिहासिक पैटर्न है, वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। देखिए, वीरेंद्र डे था, कोई राजनेता नहीं था, कोई दंगाई नहीं था, कोई पत्थरबाज नहीं था, वो तो एक शिक्षक था। जो हमारे आज सेकुलर हो गए हैं बहुत, आज भारत में भी खड़े हो जाते हैं लोग, सेकुलर का जो कीड़ा जिनको काटा हुआ है कि हमें अपनी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अरे, जब जान होगी तो जहान होगी। वो तो एक शिक्षक था, उसका तो ऐसा कोई विचार नहीं था। तो देखियो, एक और बात मैं बांग्लादेश को भी कहना चाहूंगी, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, अगर किसी गुरु का घर चला जाए तो वो समाज नहीं, वो भीड़ होती है, और उसका उसका जो भी परिणाम है वो नहीं, वो बहुत तो बुरी तरह भुगतना। साध्वी विश्वरूपा जी, वो तो घर किसी गुरु का जले या किसी और शख्स का जले, जो भीड़ ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसा कर सकता है, वो घर किसी का भी। देखिए, परंतु जो बार बार ये वहां पे जो भी हत्याएं हो रही हैं, बड़ी साजिश है। सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। हमारी सरकार को यहाँ चेतना होगा, यहाँ पे अपना एक्शन लेना होगा, तभी कुछ हो सकता है। वरना रोज हम डिबेट्स में बैठे रहेंगे, रोज हम अखबारों में सुनते रहेंगे, और रोज दीप दास जैसे या वीरेंद्र डे जैसे घरों को जलाया जाएगा। ठीक है, श्रुति दास तो गुप्ता, सबसे बड़ा, हमारे पास कोई इसको लेकर ठोस रणनीति है या फिर अभी तक कूटनीतिक बयान ही है? जी बिल्कुल सही, हमारे पास इन सब चीज़ों को लेकर सिर्फ बयान ही रह गए हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा अपने हिंदू भावनाओं को साइड में रख के एक जियो पॉलिटिशियन की तरह अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखूं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि बांग्लादेश भारत के लिए एक ट्रैप की तरह से बनाया जा रहा है। बहुत ही सोचा समझा एक ये ट्रैप ले किया जा रहा है, जिससे इंडिया अगर वहां पे हिंदुओं के बचाव के लिए अगर कोई मिलिट्री एक्शन ले, तो वहां से चाइना और यहाँ से पाकिस्तान और नीचे से समुद्र की तरफ से आपका यूएसए भी आकर हम पे
अपना दबदबा दिखा सके कि आपने मिलिट्री एक्शन लिया अपने से कमजोर देश को लेकर। और अनफॉर्चुनेटली चाहे हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था क्यों ना बन गए हों, हमारा जीडीपी एकदम भागता दौड़ता 8.2% पे क्यों ना खड़ा हो, हम फिर अभी भी इस लेवल पे नहीं आए हैं कि हम इंडिपेंडेंटली इन नेशंस को डील कर सके। हम 2.5 वॉर की बजाय 3.5 वॉर की तरफ, फ्रंट वॉर की तरफ जा रहे हैं, और हम इसका कुछ कर नहीं सकते आगे, क्योंकि वहां अगर हमने मिलिट्रीली इंटरवेंशन करी तो हमारे लिए जैसे 71 72 के बाद हमने सैंक्शंस फेस करे हैं, उस तरह से एक दोबारा से सैंक्शन करने का मौका मिल जाएगा। और ये मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ना चाइना को पसंद आया है इंडिया, ना यूएसए को पसंद आया है इंडिया, क्योंकि हमने दिखा दिया कि हमारी शक्ति है, हमारा डिफेंस जो है वो सेल्स बढ़ गई हैं, तो हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई शक्ति किसी को पसंद नहीं आ रही है। ये वहां के सैंक्शन करने भीतर का बहाना होगा। की श्रुति दास गुप्ता, ये वहां के भीतर की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का एक आउटकम है, या फिर कहें कि हमने जो अपनी ताकत का दिखाई है उससे कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स है? ये दोनों हैं, उनका इंटरनल ये हमेशा होता है। जब जब बांग्लादेश के अंदर सरकार पलटती है, कहाँ वहां पे मिलिट्री कू, ये पहली बार नहीं, मिलिट्री कू की उनकी हिस्ट्री रह चुकी है। जब जब वहां पे सरकार जो है रजीम चेंज के हिसाब से होती है, तब तब हिंदुओं की घरों में आग की लपटें फैलती हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है वहां के हिंदुओं की, वहां के अल्पसंख्यकों की। उसके बाद में इसको एक ट्रैप की तरह से ले करना, ये हमारे लिए, ये हमें देखना चाहिए और हमें समझना चाहिए। तो ये इंडिया की बढ़ती शक्ति को देखकर बांग्लादेश को एक उसका वल्नरेबल पॉइंट बना के, एक ऐसा नासूर बना के उसके पास छोड़ देना कि जहां से हमेशा प्रॉब्लम्स ही आती रहेंगी और इंडियन गवर्नमेंट को अपने आप को जस्टिफाई करना पड़े, एक ऐसा भी एक प्रॉब्लम क्षेत्र बना दिया जा रहा है। और जब तक, इसलिए मैंने कहा, वहां एक स्थायी सरकार नहीं बनेगी इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, सिर्फ फ्री एंड फेयर नहीं, इंक्लूसिव भी। आवामी लीग, जिसको एग्जिट पोल्स के अंदर 30% अभी भी वोट शेयर मिल रहा है, उसको बैन करने का हक यूनुस सरकार को नहीं है, क्योंकि वो इलीगल गवर्नमेंट है। तो आवामी लीग को भी उधर इंक्लूड करेंगे आप, तो आगे जाके मैं मानूंगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, एक इंक्लूसिव इलेक्शन हो, एक स्थायी सरकार बने, तो ही आपके वहां सेना में बल आएगा कि वो बोल सके कि ये जो जमाती वाले लोग जो ये खड़े होके वहां पे इस तरह से अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, पुलिस जो घबराई हुई है कि अगर एक्शन लिया तो अगला जो हमला है मेरे ही घर पे आ जाएगा, ये सारे लोग तभी अपने आप को शक्तिशाली फील करेंगे अगर गवर्नमेंट वहां पे स्थिर होगी। तो हमारे लिए ये इंटरनल पॉलिटिक्स का अनफॉर्चुनेट ग्लोबल आउटकम है। बिल्कुल। विनोद दत्ता जी, आपने जो बात कही, कहीं ना कहीं अभी तक जो भी डिस्कशन में निकल कर आ रहा है, चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं। पहले हमें लगता था कि शिक्षा से, संवाद से, समझ से कोई चीज़ जो है वो हल हो सकती है, लेकिन अब बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, और कैसे हम लोग इस पूरे मामले पर आगे अब एक्शन लें, और क्या स्ट्रेटेजी के साथ हम इस तरह की सिचुएशन से पार पा सकते हैं? देखिए, जिस तरह की सूरत हाल इंडिया और उसके आसपास देखी जा रही है, आज सिवाय भूटान के हमारे साथ कोई भी देश खड़ा नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा। आप देखिए, पंजाब में इंसर्जेंसी हुई 1958 में, जनरल मोहम्मद अयूब खान के टाइम से उसका सृजन हुआ और सन 84 में जाके वो पीक पे पहुंची। तो ये डीप स्टेट काम कर रहा है। सन 71 की जो है वो पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। जमात इस्लामी बिल्कुल प्रो पाकिस्तान है। खालिदा जिया जो रजीम थी वो बिल्कुल प्रो पाकिस्तान थी। अगर आप आवामी लीग का पीरियड देखें, शेख हसीना का पीरियड देखें, तब अच्छी तरह के समय जब उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो इंडिया से बेहतर थी। तो ये बताता है कि किस तरह से जो मतलब शांति प्रिय ताकतें हैं उनको किस तरह से अपदस्थ किया जा रहा है, किस तरह से आईएसआई ने एक वहां सेल बनाया हुआ है जिसमें एक ब्रिगेडियर को तैनात किया गया है, एक मेजर साथ है। 20 करोड़ टका हर महीने वहां दिया जा रहा है, जिससे लोगों में असंतोष, लोगों में किलिंग, कई किलिंग्स तो आईएसआई द्वारा कराई जा रही हैं और वो बाकी लोगों के ऊपर थोपी जा रही हैं। तो इन सब चीजों को अगर हमने अभी पिन डाउन नहीं किया तो ये एक ऐसा नासूर बन जाएगा जिसे हम टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर तो हम हिस्ट्री पर गौर फरमाएं विनोद दत्ता जी, तो क्या कोई हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि भाई हमने अगर कोई प्रेशर बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सिचुएशन में कोई बदलाव आया, कोई हालात बदले?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए सन 71 में जब ये शरणार्थी बांग्लादेश से आए थे, तब श्रीमती गांधी गई थी अमेरिका में और वहां के अखबारों में साया हुआ था कि साहब इंडियन प्राइम मिनिस्टर कम्स विद अ बेगिंग बोल, और उन्होंने PL 480 में वो लाल गेहूं दिया था जिसको वहां जानवर भी नहीं खाते थे, क्योंकि हमारी माली हालत थी। और उन्होंने हर दरवाजे पे गुहार लगाई कि साहब हम अपने लोगों का पेट नहीं भर सकते, इन शरणार्थियों को कहां से देखेंगे। उस समय भी भारत ने, श्रीमती गांधी जी ने ये स्टेप लिया कि अब हमें, जब जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया कि साहब हमें अटैक करना पड़ेगा और ये असहनीय होता जा रहा है, तो आज भी वही चरितार्थ करने का दिन है। क्योंकि इस तरह की बर्बरता और जिस तरह की, देखिए वहां मतलब एक रेडिकलाइजेशन जिस तरह से पनप रहा है, वो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, बॉर्डर बिल्कुल पोरस है। नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो बड़ा क्रिटिकल एरिया है, और वहां से चाइना हुंकार भर रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए हमें बहुत ही मतलब पिनोटिव स्ट्राइक्स करने पड़ेंगे, जी। क्योंकि जब तक हम लोगों की सुरक्षा वहां प्रदान नहीं कर सकते, अपने हिंदुओं की वहां मतलब सुरक्षा नहीं कर ऑल सकते, राइट, मैं ठीक तो है। कहता हूं मानवता की अगर सुरक्षा नहीं कर जी, सकते, तो हमारे लिए ये मतलब बहुत बड़ी शर्म शर्मनाक की बात बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद दत्ता जी आपका, साध्वी विश्वरूपा जी, श्रुति दास गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश में जाहिर तौर पर इस वक्त ये बड़ी चिंता की बात है कि आखिरकार ये इस वक्त जो हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा है, जो ये लंबी फहरिस्त आ रही है, ये कब रुकने का नाम लेगी। ये देखिए 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये टीचर के घर पर पहली बार हमला नहीं हुआ, इससे पहले भी हमला हुआ है, और ये गनीमत रही कि अ, घर तो हताहत हुआ लेकिन किसी के जान जाने की कोई खबर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का एक जंगल राज इस वक्त दिखाई दे रहा है।